बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल सेटिंग बाय बैकिंग अप विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रायर टू डिस्कशन हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि रीजंस क्या होती हैं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर भी ये डिस्कस किया है कि जी अ, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे आप कह लें वर्क फोर्स होती है और डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं उनके। ठीक है, लेकिन हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे सेट गोल होते हैं या जो हमारा विजन या मिशन होता है उसको अकॉम्प्लिश करना होता है बाय मीन ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वर्कर्स। जिस तरह से आप नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, होंडा है, मिट्सुई हो गई, उसके अलावा ये जो सुजुकी जापान हो गई। ठीक है, इसी तरह से नेस्ले, ये सारे मल्टीनेशनल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ का जो हमें करना, ये टॉपिक पढ़ने का मकसद है कि ये क्या ज़रूरत क्या पेश आती है उनको। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो वर्कर्स हमारे हैं वो डिफरेंट कल्चरल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो मेन काम है या एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से एम्प्लॉयज़ को, जिस तरह से सब्सिडीज वगैरह होती हैं, जो नंबर्स ऑफ, जैसे अगर हम नेस्ले की एग्जांपल लें तो नंबर्स ऑफ कंट्रीज के अंदर इसके ऑपरेशन जो है वो अभी रनिंग है। ठीक है, तो अब ये ऐसा तो फिजिबल नहीं होता है कि जो सब्सिडरी है या मदर ब्रांच है वहाँ से ही एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे, तो उसमें हमें कॉस्ट परस्पेक्टिव के लिहाज से जो है हैवी कॉस्ट बियर करना पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, लोकली जो लोग हैं, ठीक है, जिस तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर नेस्ले ऑपरेट कर रही है तो कोशिश यही होगी कि जो लोकल लोग हैं ना यहाँ से, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को रिक्रूट करके उनके थ्रू जो है या उनकी मदद से या उनके काम से जो है अपने हम गोल्स को अचीव कर सकें। सेकेंडली, ग्लोबल कंपटीशन एंड डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट अक्रॉस नेशंस। तो जो इन्वायरमेंटल या आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट्स के लिहाज से जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं अक्रॉस द नेशंस उनको भी हमें देखना है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ओवरव्यू, ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, मल्टीनेशनल हो सकती हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हो सकती हैं और ट्रांस नेशनल कॉर्पोरेशन हो सकती हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं जो कि अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए, ठीक है, किसी भी मार्केट में पेनिट्रेट करती हैं या दाखिल होती हैं। इन इजी वर्ड या अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन या इंटरनेशनल एंटिटीज जो होती हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए या जो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए जो है एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ही जो है ना वो कर रहे होते हैं। वो जो है अपने कह लें वो जो है अपनी जो उनकी नेच है या जो टारगेट मार्केट है उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये होंडा, जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गई और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया। ठीक है, तो ये तो होगी बात किसकी, इंटरनेशनल की। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल्स की तो एमएनसीज होती हैं मल्टीनेशनल, कंट्रोल्स ओवर इट्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन या सब्सिडरीज थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड होम ऑफिस। तो रिपोर्टिंग या जो भी वर्क्स ऑपरेशंस की डिवीजंस होनी है या एसओपीज जो बनने हैं वो जो होम कंट्री है या जहाँ पे हेड ऑफिस एग्जिस्ट करता है वहाँ से कह लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जारी होनी है और सारी सब्सिडरी ने उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। दे ट्रीट द इंटायर वर्ल्ड एज ए सिंगल मार्केट। तो एमएनसीज की ये खसूसियत होती है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन चल रहे हैं
तो सारी की सारी दुनिया को या एज अ ग्लोब जो है उसको एक सिंगल मार्केट ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप सुजुकी की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आती है जी आपकी मल्टानेशनल्स के बाद आती है ग्लोबल कॉर्पोरेशन मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन सब्सिडरी थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड होम ऑफिस। तो मल्टानेशनल या आप कह लें कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन एक ही चीज होती है। उसके बाद अगली चीज आती है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू इंडिपेंडेंट कंट्री ऑपरेशन बट ब्रिंग्स दीज ऑपरेशंस टुगेदर इन अ इंटीग्रेटेड होल थ्रू नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ट्रांसनेशनल से मुराद के जो होल्ड है या कंट्रोल है कंट्री हेड को दे दिया जाता है। जिस तरह से मल्टानेशनल है या कोई आपको बोले कि ग्लोबल कॉरपोरेशन हैं उसके अंदर जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं या मेन ऑपरेशंस प्रोसीजर्स हैं ये एसओपीज बना के डिसएमिनेट कर दिए जाते हैं या कम्युनिकेट किए जाते हैं सब्सिडरी के साथ। ठीक है, ब्रांचेस के साथ। लेकिन ट्रांसनेशनल में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो ऑपरेशंस हैं उसको आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट जो है कंट्री हेड जो है कंट्री हेड ऑफिस ने फॉर्मुलेट करना है और इसको डिसएमिनेट कर देना है या कन्वे कर देना है अपनी बाकी उसी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट सब्सिडरीज हैं उनके उनके साथ। They combines the local responsiveness of MNC and efficiency of a global corporation। तो फोर्ड और यूनिलीवर की आप एग्जांपल तो देख लें। यूनिलीवर या पीएनडी की जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कराची के अंदर बन रही है। ठीक है। तो एज देयर रिक्वायरमेंट या मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए ही वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं और इसी तरह से डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है जनरल मार्केट के अंदर उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन इंटरनेशनल सेटिंग्स। इंटरनेशनल सेटिंग से मुराद यहाँ पे आपकी जो बिजनेस डूइंग है, ठीक है, जो आप क्रॉस बॉर्डर परफॉर्म कर रहे हैं वो है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन इंटरनेशनल सेटिंग के जब आपका कारोबार जो है आपका बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा जगह के ऊपर कंट्री वाइज, ठीक है, रन हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलियंस 1995 की डिफाइन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एच आर एम इशूज एंड प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। कि वो शॉर्ट कमिंग्स या वो वाली जो एबनॉर्मेलिटीज हैं जिनको फेस करना पड़ता है जब एक बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। तो वो कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग को फेस करना पड़ता है उसको। तो वो सारी की सारी इस हेड के अंदर इन्वॉल्व होती है जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने टैकल अप करना होता है। एंड द एचआरएम स्ट्रेटजी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस which firm pursue in response to the internationalization process। तो थर्डली जो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ एचआर। लाइक ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट ही है किसी बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस को लेके जब ये क्रॉस बॉर्डर या डिफरेंट या मल्टीनेशनल्स के अंदर या मल्टानेशनल जिसको बोलते हैं दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जब आप बॉर्डर्स के दौरान जो है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। राइट। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डोमेस्टिक एचआरएम। तो देखिए एक ऐसी चीज है जो या एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसी बॉडी है या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप रहते हुए क्या करते हैं कि आपके जो प्रोसेसेस हैं या ऑपरेशन हैं वो इंटरनेशनलाइज नहीं है। आप एक ही कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो तो लोकली जो छोटे बिजनेसेस हैं जो कह लें कि एमएनसी की हैसियत नहीं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की हैसियत नहीं रखते और इनके ऑपरेशन जो हैं वो एक ही जगह पे जो है चल रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में नहीं है। ठीक है। तो उसको क्या ज़रूरत है इंटरनेशनली जो पर्सपेक्टिव हैं उनको ओवरव्यू करने की। ठीक है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें आईएचआरएम और
HRM की, डोमेस्टिक HRM जो लोकल है, एड्रेस अ बोर्ड रेंज ऑफ HRM एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर मेंटेनिंग बॉडी होती है जो कि इस चीज को, इंटरनेशनल HRM को गवर्न करती है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो एड्रेस अ नैरो रेंज ऑफ HRM एक्टिविटीज, तो इनका काम भी इसी लिहाज से डोमेस्टिक HRM का काम होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरह के क्लैशेस या आप कह लें कि क्रॉस बॉर्डर डिफरेंसेस अराइज ही नहीं होते डोमेस्टिक के अंदर, क्योंकि हम परफॉर्म ही एक कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जरूरत ही नहीं है इंटरनेशनल इश्यूज को राइज करने की। HR इश्यूज रिलेट द एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू मोर देन वन नेशनलिटी। तो वही बात कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ बिलोंग करते हैं और डिफरेंट इकोनॉमीज के साथ है, डिफरेंट कस्टम्स या आप कह लें कि डिफरेंट नॉर्म से उनका ताल्लुक है। तो यहाँ पे फिर इस चीज़ को गवर्न करना या इनके इश्यूज को रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, HR रिलेट्स टू एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू सिंगल नेशनलिटी। तो अगर पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, तो वहाँ पे क्योंकि लोकली डोमेस्टिक बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, तो वहाँ पे काम करने वाले भी सारे या तो बंगालीज होंगे, पाकिस्तानी होंगे या इंडियन होंगे, तो उनके सेम नेचर के जो है इश्यूज या उनकी सेम किस्म की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे। एंड थर्डली, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ HR मैनेजर इन दी पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज। तो जब तक आप बेसिक जो नोशंस हैं, बेसिक जो बैकग्राउंड हैं उनको नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो आप जो है उनके कह लें कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते होंगे, तो आप इस चीज़ को टैकल अप नहीं कर सकेंगे, या आपको जो बैकग्राउंड हैं या आप कह लें कि कस्टम या नॉर्म्स के बैकग्राउंड्स का नहीं पता होगा, तो आपको हैवी लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसलिए पर्सनल जो है, पर्सनल लाइफ या पर्सनल बैकग्राउंड्स जो हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू टॉक अबाउट इन द हेड ऑफ IHR। दूसरी तरफ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ HR मैनेजर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। तो आपको पता है कि एम्प्लॉयज का जो हेड है या मैनेजर जो है, तो वो भी तो उसी जियोग्राफिकल एरिया के साथ ताल्लुक रखता है ना, तो उसको पता होता है या वो इस पोजीशन के अंदर होता है कि वो इस चीज़ को जो है कंसिडर कर सके कि मुझे कौन कौन से मामला का सामना करना पड़ रहा है while I am residing in the same national boundaries। ठीक है, ये तो हो गए थे बेटा इसके डिफरेंसेस। तो दूसरी तरफ फर्दर दो जो है हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसके अंदर, ग्रेटर एक्सपोजर टू रिस्क इन इंटरनेशनल असाइनमेंट। तो हैवी या ग्रेटर रिस्क एसोसिएटेड होता है इफ वी टॉक अबाउट IRHM। और उसके बाद लिमिटेड रिस्क ऑफ डोमेस्टिक असाइनमेंट। तो डोमेस्टिक असाइनमेंट्स के अंदर थोड़ा रिस्क या थोड़े रिस्क एसोसिएटेड होता है इन डोमेस्टिक HRM। हैज टू मैनेज सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट such as governmental regulations and foreign countries। तो वहाँ के रूल्स एंड लॉस जो है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो आपको उनको भी ओवरव्यू करना पड़ता है। उसके लिहाज से, हर मुल्क के लिहाज से जो लॉ की रेगुलेशंस हैं या ओबे के जो पॉइंट्स हैं या ओबे करने की जो शिकें होती हैं उनको पूरा करना, फुलफिलमेंट करना, ये भी ज़रूरी होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में तो इस चीज़ को बॉदर किया जाता है, ठीक है, और करना ज़रूरी भी होता है। अगर हम डोमेस्टिक HRM की बात करें तो वहाँ पे आपको इस तरह की लेजिस्लेटिव, क्योंकि अब देखें ना, एक बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली मोर देन 10 कंट्रीज जो है वो अपने बिजनेस को या अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है। अब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के से लॉ डिफरेंट हो सकता है, तो उसी तरह से इसको जो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना पड़ेंगी ना, तो वो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और उन लॉज को, उन पॉलिसीज को समझने के लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम दरकार होगा और वर्क फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। लिमिटेड एक्सटर्नल इन कंपैरिजन अगर हम बात करें IRHM की डोमेस्टिक के साथ, तो लिमिटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ आपका सरोकार हो सकता है। ठीक है जी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड IHRM, इसमें हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे और कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो तो इसके अंदर अगर हम बात करें आपके लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकती है, जिस तरह से यहाँ पे
जो आप कह लें कि रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम है, ठीक है। कहीं पे जो है जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, डिक्टेटरशिप होगी। कहीं पे जो है वो प्रिंस और क्वीन वाला जो है बादशाही निज़ाम होगा, ठीक है। इसी तरह से कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर के यहाँ पे जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो किस तरह के हैं, ठीक। तो इन चीज़ों को जो है हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या इनको हम एज ए कंसिडर करते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। IRHM प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल स्टाफिंग करनी पड़ती है हमें। इंटरनेशनल स्टाफिंग से मुराद कि जिस कंट्री के अंदर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वहीं से आपको वर्कफोर्स दरकार हो, ठीक है। वहीं से आपको लोग रखने पड़ते हैं। तो जो हमने लेक्चर शुरू करने से पहले, डिस्कशन से पहले बात की, ठीक है, एज ए इंट्रोडक्टरी के अगर देखें कंट्री के जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब नंबर्स ऑफ कंट्रीज के अंदर जो है वो चल रहे हैं। तो अगर तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो या इस तरह से कंपनीज जो है इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें कि अपनी होम कंट्री से ही, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, वहीं से वर्कफोर्स भेजनी है, तो उनके लिवलीहुड के जो एक्सपेंसेस हैं, लिवलीहुड के मसाइल हैं, इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्टली, हैवी कॉस्ट बेरिंग ऑपरेशन होता है ये। अच्छा, अगर हम सेकेंडली बात करें प्री डिपार्चर ट्रेनिंग फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, तो अगर इस तरह का अगर कंट्री हेड जो है वो चेंज करना है और होम कंट्री से या किसी दूसरी कंट्री से किसी थर्ड कंट्री के अंदर हमने किसी मैनेजर को भेजना है, तो उसका प्री डिपार्चर ट्रेनिंग वगैरह का जो मामला तो होते हैं, तो उसको प्री ट्रेन करना, उसके कल्चर के बारे में बताना है, वहाँ की वर्क सेटिंग्स के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद प्री रीपैट्रिएशन, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स और कंपनसेशन इशू इन इंटरनेशनल असाइनमेंट। तो आपने कंपनसेट किस तरह से करना है उनको सैलरीज के रिगार्डिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल स्टाफिंग की अगर हम बात करें, रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर स्टाफिंग इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑफ एन MNC. MNC can be staffed using three different sources: home country or parent country nationals. होम कंट्री या पेरेंट, तो आप जो है जिस जो हमने अभी बात से कोट की है सेकंड या थर्ड टाइम, कि आप होम कंट्री से जहाँ का हेड ऑफिस है या जहाँ से वो कंट्री बिलोंग करती है उसी से आप स्टाफिंग करें, ठीक है। उधर के ही एम्प्लॉयज जो हैं आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है भेज दें। इसका नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हैवी कॉस्ट पेयर करना पड़ेगी इसके लिए। होस्ट कंट्री नेशनल के अंदर के जो होस्टिंग है, जहाँ पे सब्सिडी है वहीं से कर लें। थर्ड कंट्री नेशनल के होम कंट्री से बिलोंग नहीं करते स्टाफ जो है आपके वर्कर्स, तो आप जैसे आप कह लें कि जस्ट फॉर एग्जांपल के एक MNC है जो कि ताल्लुक रखती है USA से, ठीक है, और पाकिस्तान के ऑपरेशंस के अंदर वो यहाँ पे वर्कर जो है वो बांग्लादेश के लगा दें, तो ये थर्ड कैटेगरी के अंदर ये वाली एग्जांपल फॉल करेगी, थर्ड कंट्री नेशनल्स, जिसको TCN बोलते हैं, राइट। उसके बाद आती है ये उनकी डेफिनेशन इन्होंने जो है हमने इनकॉर्पोरेट की है स्टूडेंट्स की इसके लिए कि उनको अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है जो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। एम्प्लॉयज ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन हु आर सिटीजंस ऑफ द कंट्री इन विच द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। उसके बाद अगर हम HCN की बात करें, तो इसमें जो होता है एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इन विच द फॉरेन सब्सिडरी इज लोकेटेड, तो लोकली जो लोग होते हैं। उसके बाद TCN की बात करें तो एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर द सिटीजंस ऑफ कंट्री अदर देन द कंट्री वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एंड द कंट्री दैट इज होस्टिंग द सब्सिडरी। तो अप्रोचेस जो है स्टाफिंग के लिए जो यूज़ की जाती हैं, सब्सिडरी स्टाफिंग की बात हो रही है, तो अप्रोचेस जो है एथनोसेंट्रिक के, उसमें क्या है कि आप जो जाते हैं थोड़े मतलब एथनिक ग्रुप्स को सामने रखते हुए, ठीक है। फॉरेन सब्सिडरी है लिटिल ऑटोनॉमी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड एट द हेडक्वार्टर। PCN स्टाफ की पोजीशंस एट द क्वार्टर्स एज वेल एज द फॉरेन सब्सिडरी। और उसके बाद पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक से मुराद डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर जो है मिलके एक टीम वर्क या एक टीम को तश्कील देंगे। स्टाफ foreign subsidiary of the firms with HCMs and headquarters consist of PCMs. जियोसेंट्रिक मतलब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं मिलके एक टीम वर्क का जो है
सिनेरियो क्रिएट करेंगे। स्टाफ में बीपीसीएन, एसीएन, आरटीसीएन, ability and nationals in is the key to staffing। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अप्रोचेज डिफरेंट हमने, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, और थर्डली जो है आप कह लें जियोसेंट्रिक, ये डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं जब हमने स्टाफिंग करनी है। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स फॉर इंटरनेशनल assignments to make it easier for the employees to assume job responsibility and effective in the foreign country as soon as possible। तो हम क्या है इजीली गेट करने के लिए, इजीली वहाँ पे जब हमने प्लेसमेंट करनी है किसी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वाले मैनेजर की या वर्कर की किसी नई जगह के ऊपर जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो उससे पहले उसको ट्रेन करना लाजमी होता है। ठीक है, जितनी जल्दी कर लेंगे भेजने से पहले, ठीक है, तो वहाँ पे एडजस्ट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, टू फैसिलिटेट कल्चरल एडेप्टेशंस एज क्विकली एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी आप उसको सिखा देंगे तो आपके लिए और उस एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। 3 एलिमेंट्स ऑफ टीएनडी प्रोग्राम: लैंग्वेज ट्रेनिंग, ठीक है, कल्चरल ट्रेनिंग, मैनेजिंग पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। तो देखें अब यहाँ से यूएसए से पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो यहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नॉर्मली कम्युनिकेशन मीडियम है वो इंग्लिश, उर्दू है या पंजाबी है। तो लैंग्वेज के बारे में भी उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो उसको यहाँ पे आके सर्वाइवल के दौरान ज़रूरत पड़ेगी उसकी। उसके बाद कल्चरल ट्रेनिंग के यहाँ पे जो है, जिस तरह से यहाँ पे कस्टम्स क्या हैं, यहाँ पे रिचुअल्स क्या हैं, यहाँ पे जो आपका जो गेटअप किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, आपने यहाँ पे आके कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, आपने कौन सी डूइंग करनी है, कौन डोंट्स एंड डूज, उसके बारे में पता होना चाहिए। और आपने पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे यहाँ पे मैनेज करना। ठीक है, अब क्रॉस बॉर्डर प्लेसमेंट की अगर बात करें, ठीक है जी। उसके बाद रिपेट्रिएशन से मुराद इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन expatriate home after he or she has completed the international assignment। Organization can follow 3 practices: create knowledge and develop global leadership skill। तो सबसे पहले जो है, जो जिन चीज़ों की जरूरत है कि ग्लोबल लीडरशिप स्किल होना चाहिए एक पर्सन के अंदर जिसको आप क्रॉस बॉर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। इंश्योर दैट कैंडिडेट हैज क्रॉस कल्चरल स्किल्स एंड मैच देयर टेक्निकल एबिलिटीज। तो इस चीज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कैंडिडेट जो है क्रॉस कल्चरल स्किल से वाकिफ़ हो और अपने टेक्निकल एबिलिटीज़ को मैच भी कर सके इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। उसके बाद नंबर 3 पे प्रिपेयर पीपल्स टू मेक द ट्रांजिशन बैक टू देयर होम ऑफिसेज। तो अब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बंदे की प्लेसमेंट है, तो जो स्टिपुलेटेड या असाइन टास्क है वो आफ्टर कंप्लीशन उसने वापस जाना होता है अपने होम कंट्री या होम ऑफिस के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं रीपैट्रिएशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। तो आपने परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है जब आपने किसी एक वर्कर को इंटरनेशनल असाइनमेंट असाइन किया है, ठीक है। उसमें कंपनसेशन पैकेज हो सकता है कि आप उसको पे ऑफ कितना करें। उसके बाद टास्क असाइन टू दी एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट से मुराद कि जो आप भेज रहे हैं किसी क्रॉस बॉर्डर कंट्री के अंदर किसी एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर सपोर्ट, पीछे से कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगा और कल्चरल एडजस्टमेंट कैसे करेगा वो बंदा। ठीक है जी। कंपनसेटिंग मैनेजर इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, तो उसमें होमली ट्रैवल अलाउंस कितना कितना होगा, ठीक है, इन चीज़ों को आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के वहाँ पे अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनमें फूड, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल वगैरह, ठीक है। ये करेंसी डिफरेंशियल पेमेंट्स, तो करेंसी डिफरेंशियल के वहाँ पे अगर 1000 रुपया या 1000 या 100 के करीब जो है, ठीक है, तो अगर उस उतनी पे थी तो यहाँ पे क्रॉस कंट्री जो है भी एक्सचेंज रेट का भी फर्क है, तो उसकी पेमेंट्स का किस तरह से उसको बेनिफिट देना है, या किस तरह से इसको सेटल करना है। रीलोकेशन अलाउंस कि अगर आप नई नई जगह पे जाते हैं तो उसके ऊपर आपको अलाउंस कितना दिया जाता है, या हम अगर बीइंग एमएनसी किसी नई प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं किसी वर्कर की, तो उसके लिए हमने हाउसिंग अलाउंस देना है, ठीक है, लिविंग एडजस्टमेंट के वहाँ पे जाके नया घर, ठीक है,
नया सेटअप वगैरह, उसके लिए जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कितनी हमें बेयर करना पड़ सकती है। तो ये प्रायर टू प्लेसमेंट्स होती है सारी चीज़ें, ठीक है, कि इस स्ट्रेटजी के लिए या इस एक्शन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पेमेंट्स टू प्रोटेक्ट द नेगेटिव टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो है आपने पेमेंट्स करनी है, ठीक है, कि नेगेटिव टैक्सेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको टैकल अप करने के लिए। तो कंक्लूड हम इसमें क्या करते हैं, अगर कंक्लूड हम इसमें इस तरह से या इसको सम अप इस तरह से करेंगे, एज ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इन देयर ऑपरेशंस, जैसे जो मतलब मल्टीनेशनल जो है क्रॉस बॉर्डर अपने कह लें करी है operations perform, the impact of cultural differences as well as workforce issue have caught the attention of HR manager। तो HR मैनेजर जो एक गुड HR और एक करिज्मेटिक या एक लीडरशिप स्किल्स रखने वाला जो HR मैनेजर है, उनको जो है कल्चरल डिफरेंसेस और वर्कफोर्स इश्यूज को भी अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है या रखते हैं। एज द वर्ल्ड बिकम बाउंड्रीलेस, जैसा कि अगर हम देखें मल्टीनेशनल के अंदर मार्केट तो एक ही है, पूरी दुनिया मार्केट है, तो जो बाउंड्री लेस ऑपरेशन जो हैं या आपके कह लें कि वर्ल्ड जो है वो बाउंड्री लेस है, आपकी मार्केट एक है, ठीक है। द एबिलिटी टू वर्क इन क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट बिकम अ वैल्यूएबल एसेट्स फॉर एनी एग्जीक्यूटिव। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल होते हैं ना, तो अपने एम्प्लॉयज़ को विजिट्स लाजमी करवाते हैं डिफरेंट से कल्चर्स के। जिस तरह से मोस्टली यहाँ पे अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, उनकी क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसकी हम री प्लेसमेंट या रीलोकेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, कि अगर ये अभी इस कंट्री के अंदर काम कर रहा है तो दूसरी कंट्री में भी इसको हम रीलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से या ऐसे विजिट्स करवाने से, ठीक है, कंपनी जो है एक्सपेंस बियर कर तो रही है, लेकिन अल्टीमेट उसका गोल क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता कल कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई कह लें कि अनवांटेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो वर्क फोर्स उनके पास रेडिली अवेलेबल हो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सके। अंडरस्टैंडिंग मैनेजिंग एंड इवन एक्सपर्टिंग दी cultural differences could well spell the difference between success and failure in several business situations। ठीक है जी। तो